हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सर टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन जो होगा जीके जीएस से होगा, जिसमें जीके जीएस आपको 1 से लेकर 30 तक कराया जाएगा। 1 से लेकर 30 तक कराया जाएगा। उसमें जो एक दो हिंदी भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, इससे कोई बात नहीं। चलिए तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। ये जीके जीएस कराने का माध्यम में रहेगा, अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी माध्यम से, और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा। तो पहला सवाल देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हड़प्पा नदी किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। रावी नदी के तट पे है। और इसकी खोज हम बता दें, इसकी खोज 1921 में हो गई थी। इसकी खोज 1921 में हो गई थी। अब कहेंगे 1922 में, इसी से रिलेटिव है 1922। तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, तो ये पूछा है कि किस नदी के तट पर स्थित था, तो रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब भोगवा नदी के बारे में बता दें। ये भोगवा नदी जो गुजरात में बहती है, किस नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी 1960 में इसका बंटवारा हुआ था। जो 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। लूनी नदी के बारे में बता देते हैं। लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी जो है एकमात्र ये रेगिस्तानी नदी है। एकमात्र ये रेगिस्तानी नदी है। जो रेगिस्तान में जितने भी फसल उगाए जाते हैं, इनमें इनसे बहुत सहायता मिलती है। और इनके एक और अन्य नाम है, इसे कक्ष किरण में जाने की, लुप्त होने का भी एक नाम दिया जाता है। जैसे कि कक्ष किरण में जैसे जाएगी, गुजरात में जैसे ही जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्रलय हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है, इसको देख नहीं सकते, यानी छिप जाती है जाकर। तो लूनी नदी को छिपी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे। और आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। ये क्लास जो होगा सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल, ये सभी एग्ज़ाम के लिए होगा। 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है, जब अवक्षेपण तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे कहा जाता है। कोई भी अवक्षेपण जो होता है, कोई भी पदार्थ जो अवक्षेपण के रूप में पृथ्वी पर आता है तरल रूप में, तो हम उससे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बादल, बारिश, हिमपात, जलवाष्प। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 2 नंबर तो हम इसे कहेंगे बारिश। क्या कहेंगे? बारिश। यानी 2 नंबर मेरा सही होगा। अपना 2 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बादल जो होता है ये संघनन के माध्यम से बनता है। इसमें संघनता पाई जाती है, संघनन के माध्यम से बनता है। जल वाष्प जो, जैसे कि पानी में पानी रखा हुआ है, और जल वाष्प जैसे कि कोई, इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है? ये वाष्पित होने लगती है, यानी वायुमंडल में मिलने लगती है, इससे जल वाष्प होता है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, 3 नंबर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डॉट के समर्पित है। डॉट को समर्पित है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डॉट के समर्पित है। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन, अटल बिहारी वाजपेयी। एकता दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में मनाया जाता है। इसे सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाओं ने दिया था। बरदोली में जो हिंसा हुआ था ना, उससे उस महिलाओं ने जो इनकी उपाधि दी थी, उनका नाम था सरदार की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी उपाधि। ये पूछे किसने दी थी सरदार की उपाधि, तो महिलाओं ने दी थी। अब कहेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल के समर्पित के रूप में मनाया जाता है, इनके में मनाया जाता है। लेकिन ये कब मनाया जाता है तो हम आपको बताएंगे ये कब मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। इनकी मतलब जयंती बोलते हैं इसको, इंग्लिश में यूनिटी डे बोलते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में बताते हैं। इंदिरा गांधी 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय एकीकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें? एकीकरण 19 नवंबर को। कितने में? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है ऑप्शन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस। सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये पहले महिला राष्ट्रपति भी थी। जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। क्या थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। आमीदी और मिनीकाय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से? आमीदी और मिनीका। आमीदी और मिनीकाय, जब भी आपका मिनीकाय है ना, मिनीकाय जब आए तो आप ऑप्शन मारिएगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहले, लक्षद्वीप, दामन और दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। तो आप जब पहले अमीदी और मिनीकाय के बारे में कहे तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी को होता है कावर्ती। राजधानी क्या है? कावर्ती है। कावर्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावर्ती है। ये ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार को ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं। 5 नंबर देखिएगा, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? लयबद्ध रूप से क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन लहर, सुनामी, धारा, ज्वार। तो ये लयबद्ध, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार और चढ़ाव कहलाता है ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। अब उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं, लेकिन अगर चढ़ाव हो जाए तो कहेंगे क्या है? जो उतार हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या है? ज्वार हो गया। ये इसको हम नीचे आने की प्रक्रिया को भाटा कहेंगे। ठीक है। और ये कब होता है? जब सबसे ज़्यादा कब होगा? तो सबसे ज़्यादा आपको ये सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी एक समान हो जाएंगे तो सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है। सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है। सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है। सुनामी। सुनामी जो है समुद्र में आने वाला, ये जापानी शब्द है सुनामी। लहर जो होता है जैसे समुद्र में चलता है, ये लहर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, औद्योगिक नीति और संवर्धन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग, वित्त, गृह, मानव संसाधन। तो ये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, तो ये बोलिएगा वाणिज्य उद्योग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य उद्योग के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे हम भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्या नाम था उनका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले थे ये, यानी प्रथम बोल देंगे तो इसका नाम, इनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसकी स्थापना देख लें, स्टेबलाइजेशन देख लें तो ये 1995 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1995 में हुआ था। अभी इनका वर्तमान मंत्री कौन है? वर्तमान में मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी हैं। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए गांधी इरविन समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में हुई थी। 5 मार्च 1931 में हुई थी। 5 मार्च 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी। कितने में? 5 मार्च 1931। यहाँ लिख लेंगे 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में। तो इसी के अनुसार हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 19, देखिए प्रथम गोलमेज समझौता ये आपको 7 नवंबर को हुई थी। 7 नवंबर 1930 से, 1930 से स्टार्ट होता है। आपको याद रखना है 1930 से गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। अब जाएगा 1930 में, 31 में चला जाएगा
1931 चल जाएगा द्वितीय, और तृतीय चला जाएगा 1932। तो टोटल 3 गोल्ड मेडल सम्मेलन हुआ था, 1930 से 32 तक हुआ था। पहले में 30, 31 और 32। तो अब हमने बताया कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, 1931 तक इसमें होगा द्वितीय में, आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। अब आपको हम ये एक स्टार नॉलेज देते हैं, तो स्टार फैक्ट बताते हैं। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। ये उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इनमें से भूकंप के प्रभाव कौन से हैं? देखिए, देखते हैं कि भूकंप जो आता है उनसे क्या क्या प्रभावित होता है, इनमें कौन कौन शामिल है या नहीं है। आप ऑप्शन वाइज भी मिला सकते हैं, आपको इसको याद नहीं रखना है। देखिए, झटके और जमीनी का टूटना पहला ऑप्शन, मृदा परिवर्तन, मानवीय प्रभाव, इनमें से सभी। देखिए, जब भूकंप आएगा तो झटके और जमीनी टूटना ये तो होगा, मृदा द्रवीकरण होगा और मानवीय प्रभाव पड़ेगा। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा आपका। किस मृदा को रेगूर मृदा के रूप में जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। पहला ऑप्शन जलोढ़, लेटराई, शुष्क मृदा, काली मृदा। तो रेगूर मिट्टी को हम काली मृदा के रूप में भी जाना जाता है। और ये मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ होती है, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी केवल आपको ये जलोढ़ मिट्टी ये भी उपजाऊ होती है, ये जैसे कि हुआ चावल हो गया, गेहूं हो, ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को प्रकाशित करता है? औद्योगिक इंडस्ट्री जो प्रकाशित करता है। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण श्रम कार्यालय औद्योगिक और नीति संवर्धन। तो आपको ये कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है, तो बोलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्पादित करता है, केंद्रीय सांख्यिकी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है? यानी कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को समान भागों में विभाजित करती है? ये देखिए नक्शा थोड़ा बना, तो ये भारत को समान विभाग यानी बीचों बीच से विभाजित कर देती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है बीचों बीच कर्क रेखा काटती है। कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा काटती है। और इनके स्टेट जो होते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? ये तो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन बन जाएगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला क्वेश्चन बनेगा 8 राज्यों से। अब वो कौन कौन से राज्य होंगे इसको देखना है। एक कौन कौन से राज्य होंगे इसको देखना है। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखा दे, मित्र पे गमछा झार याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार। देखिए यहाँ से मित्र से मिजोरम, अत्र से त्रिपुरा हो जाएगा, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, गमछा छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप याद रखिएगा। आप इस तरह याद रखने से आपका ये कभी नहीं भूलेगा। औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? औरंगजेब द्वारा किस सिख धर्म को मृत्यु दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है हरकृष्ण, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, अमरदास। किसको दिया गया था? तेग बहादुर के थे। ये 9वें गुरु थे। ये कौन से 9वें गुरु थे? सिख धर्म का आचरण गुरु नानक ने किए थे।
सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक नहीं थे, ये 9वें गुरु थे। किस लिए किया गया था? जब कहा औरंगजेब कि तुम हमारे इस्लाम है ना उसको काबूल करो, तो इन्होंने इनकार करने की वजह से इनको ये सजा मिली थी। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था कहाँ के शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। तो टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था, एकमात्र ऐसा शासक जो बहुत इनके अंदर उमंग और लहर थी। उसी ने कहा था एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो, टीपू सुल्तान ने कहा था। और ये द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1789 में जो हुआ था, इन्हीं के चीज़ें हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने, नाम सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने इनसे सहायता संगठन करने के लिए कहा था, नेपोलियन। अगला है मैंग्रोव वनस्पति भारत निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? मैंग्रोव वनस्पति ये क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पति भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये मैंग्रोव वनस्पति जो वो वनस्पति होते हैं जैसे कि जिनमें जो क्या बोलते हैं उसको, तो हाँ, सबसे बड़ा जो डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति, जैसे कि पतझड़ी पेड़ हो गए, कटीले पेड़ हो गए, ये सदाबहार पर्णपाती पेड़ हो गए, इस सभी को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। तो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल एरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ था? किस कारण हुआ था? तो आप पहला ऑप्शन है जन सुरक्षा अधिनियम, रोलट एक्ट, आयु अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। तो ये रोलट अधिनियम को, रोलट एक्ट। ये कब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है? 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। रोलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, बिना अपील बिना दलील भी कहा जाता है रोलट एक्ट को। आयुध अधिनियम 1959 में आया था भारत में, 1959। प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिंटन के समय आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड लिंटन के समय आया था, लॉर्ड लिंटन के समय आया था, ये लिंटन के समय आया था। और कब ये आया था? लॉर्ड लिंटन के समय आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, 1878 में आया था, 1878 में आया था। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये आपको हम बता दिया, आयुध अधिनियम आया था 1959 में, बताए थे। 16 नंबर है, 16 नंबर है। अगला मतलब क्वेश्चन देखिए, तो भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्थान किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है, वो जो है किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? स्टील, कपड़ा, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल। तो बताइएगा स्टील के लिए। किसके लिए? स्टील के लिए, स्टील के लिए जाना जाता है, स्टील के लिए जाना जाता है, स्टील भी। स्टील के छत्तीसगढ़ स्टील के लिए जो जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड? तो बहुत पहले से ही पहले का ये है भिलाई जो है। निम्न में से किस वर्ष में गोल्डमैन सम्मेलन आयोजित किया गया था? आपसे पहले पीछे बताए थे ना, तो 1931 और 32 और 30 से आपको स्टार्ट हुआ था, 1930 से, तो इन दोनों में हो जाएगा। दौड़ कह रहा है कि जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रांगण है, प्रारूप का, धारा का, अभिलेख का, जनगणना का। किसका है? तो बोलिएगा आप जनगणना का। किसका है? जनगणना का। जनगणना 2019 में हमारे गृह मंत्री ने कहे थे कि ये 2019-21 के बाद डिजिटली होगा, ये डिजिटली सबको मोबाइल से करा दिया जाएगा, मोबाइल होगा उससे भी करा दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर कहता है कौन सी फसल खरीफ फसल है? कौन सी फसल खरीफ फसल? देखिए खरीफ फसल जो है ना, खरीफ फसल ये आपको अक्टूबर अक्टूबर बोल रहे हैं, अप्रैल और मार्च में बोई जाती है खरीफ फसल। ठीक है ना? तो खरीफ फसल में क्या क्या आता है हम आपको बता देते हैं। खरीफ फसल में आपको चावल आ जाता है, धान आ जाएगा, नहीं चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा,
ये सब खरीफ फसल होते हैं। इसमें देख लीजिए खरीफ फसल कौन कौन होते हैं। रबी फसल में गेहूँ आ जाता है, चना आ जाता है, सरसों आ जाती है, चीज आता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए चावल हो जाएगा खरीफ फसल, मक्का हो जाएगा, तो 1 3 मिला लीजिए पहले, 1 और 4, देखिए 1 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो लेकिन इसमें 1 2 नंबर गेहूँ भी है, तो ये नहीं होगा। 2 नंबर गेहूँ है, ये नहीं होगा। तो इन तीनों में टक्कर। अब चलिए 5 नंबर देखिए, ग्रामीण चना के बारे में कह रहा है, तो ये चना नहीं होता, ये रबी फसल में, तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका। ऐसे ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बाई भी चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों को डॉट द्वारा हटाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है सांसद, विधि मंत्री, केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इनमें से पहला ऑप्शन में आपका हो जाएगा सांसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाए। अभी भारत के 48वें जज हैं, एन वीरमना नाम है, एन वीरमना नाम है, और 124 के तहत इन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्ड को पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पर करेक्ट सेलेक्ट करना है, करेक्ट जो आंसर है उसको चूज करना है, वर्ड को चूज करना है। तो इसमें देख ले कौन है, ट्रांसफॉरेड, ट्रांसफरेड, ट्रांसफॉरेड। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है ट्रांसफेरेड, TRANSFERED, ये सही है। देखिए इसमें डबल एस नहीं होगा, इसमें देखिएगा कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मिस है, इसलिए ये देखिए इसमें एक आर है और इसमें डबल एफ है, इसलिए ये सब गलती है। ये जो कह रहा है अप्रैल 2021 में किस देश के विदेश श्रमिकों को वीजा विशेष रूप से H1B पर प्रतिबंधित अवधि समाप्त हो गई है। तो ये अमेरिका की राजधानी बता देते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, ओह सॉरी, अमेरिका की राजधानी जो है ना न्यूयॉर्क है। कहाँ है, न्यूयॉर्क है। इस अमेरिका में अमेरिकी डॉलर चलता है। 23 नंबर का अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की नदी है जो पूर्व दिशा यानी पूर्व में बहने वाली नदियाँ है। तो नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कावेरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार नदी में पूर्व दिशा में, और ये नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया, एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ है। कौन क्या बनानी, एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल डॉट से अधिक नहीं हो सकता है। 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता। कितने महीने का अधिक, 6 महीने से अधिक। ये कितने 3 सत्र होता है, पर एक साल में 3 सत्र होता है। एक साल में सांसद के 3 सत्र होता है। कितने सत्र होता है, 3 सत्र होता है। सबसे लंबा सत्र होता है बजट का, सबसे लंबा सत्र होता है। अगला नंबर कह रहा है कि जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य जोड़ती है। जिब्राल्टर किसको जोड़ती है, लाल सागर अरब सागर को, हिंद महासागर प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को, अटलांटिक महासागर उत्तरी सागर को। ये जोड़ती है अटलांटिक और भूमध्य, अरे भूमध्य, जिब्राल्टर मैंने भूमि के मध्य सागर को जोड़ती है। उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री के नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान संसद में बोलने का मौका नहीं मिला है, संसद में चरण रखने का भी मौका नहीं मिला है, संसद बोलने का, चरण रखने का, जाने का मौका नहीं मिला, ऐसे करके सवाल पूछता है। तो हमें ये सब मिला के ये इसको बताना है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जो संसद में कभी गए ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद। अभी तक हमने आपको कुछ करने के लिए नहीं बोला है, तो आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, जो भी तैयारी करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी करने वाले आपके दोस्त से चाहने वाले हैं, उनके पास आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाता है, शेयर करने में और लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता। अगर कुछ लगता है तो हम इससे बोलते ही नहीं, केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा कि ये हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है, ये हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि आपने अभी तक कितना सही अटैम्प्ट किया और कितना गलत अटैम्प्ट किया है। तो आप अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है फिर, तो इसको चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, चौधरी चरण सिंह है ना, जो कभी संसद में चरण ही नहीं बोले ही नहीं है, इनका नाम था चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन था 1790 के दशकों में डॉट की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति को अंत हो गई थी। रूसो, लुइस
लुइस नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेस्पियर। तो आपका ये तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया था। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? 24वां, 30वां, 42वां, 44वां। तो ये लंबा था, ये सबसे लंबा 42वां सबसे लंबा था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान, छोटा संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? यानी कौन सा ऐसा देश है जो सुभाष चंद्र बोस को सेना से सहायता दी थी, यानी सेने के रूप में सहायता दी थी? तो जर्मनी, अफगानिस्तान, रूस, इटली। तो ये जर्मनी ने दिया था। किसने दिया था? जर्मनी ने दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द करेक्टली स्लैप्ड। तो ये आपका हो जाएगा अचीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने कमेंट में कमेंट कीजिए और हमारे क्लास को आगे बढ़ाइए। ये समझ के अपना ही क्लास समझ कर आगे बढ़िए। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ हम क्लास को क्लोज करते हैं। और अगला जो होगा, ये आज अगला आएगा 9th क्लास का, साइंस होगा और मैथ होगा। तो आपको कौन से विषय पढ़ना है और कौन से विषय आपको कमज़ोर है वो बोलिए आप कमेंट बॉक्स में, हम जरूर कराएंगे।